एपिसोड 289। 3 बजे गर्मी की शिद्दत थी और गलियां दूर दूर तक सुनसान थी। ऐसे में सिर्फ वही लोग घर से बाहर थे जिनकी मजबूरी थी। मैंने धूप से बचने के लिए पी कैप और एक बड़ा सनग्लास लगाया था। उससे मेरी सूरत छुप गई थी। किसी कदर ढीली टी शर्ट तले 1.38 का रिवॉल्वर था और एक छोटा कॉलेट था। सफ़ीर सो रहा था। मैं शाहजी को बताकर निकला और टहलता हुआ पार्क की तरफ बढ़ा। उस तरफ जाने का मकसद ये अंदाज़ा लगाना था कि कोठी की निगरानी तो नहीं हो रही। फ़ौरन गली के कोने पर कुल्फ़ी की रेहड़ी लगाए शख्स ने मुझे मुतवज्जो किया। वो कहीं से भी कुल्फ़ी बेचने वाला नहीं लग रहा था। किसी कदर हट्टा कट्टा और साफ रंग वाला शख्स था। जब मैं मुखालिफ सिमत में रवाना हुआ तो उसने फ़ौरन रेहड़ी मेरे पीछे लगा दी। फिर किसी घर से उसे कुल्फ़ी के लिए आवाज़ दी गई, मगर वो अनसुनी करता मेरे पीछे आता रहा। मेरा शक पुख्ता हो गया कि वो मेरे ही पीछे है। मैंने अपनी रफ्तार मज़ीद सुस्त कर ली। मैं चाहता था कि जब पार्क पहुँचूँ तो अब्दुल्ला आ गया हो और हम फौरी रवाना हो जाएं और निगरानी करने वाले टाप पे रह जाएं। मगर सुस्त रफ्तारी के बावजूद पार्क जल्द आ गया। अब्दुल्ला नहीं आया था। मैं एक दरख्त के साए में बेंच पर जा बैठा। अब्दुल्ला की मिनी पजेरो चंद मिनट बाद नमूदार हुई। मैं उठकर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। उसके रुकते ही मैं सवार हो गया। जल्दी निकलो, हमारी निगरानी हो रही है। अब्दुल्ला ने वहीं से जीप घुमाई तो मैंने देखा कुल्फ़ी वाला शायद मोबाइल या वॉकी टॉकी पर किसी से बात कर रहा था। यकीनन हमारे बारे में बता रहा होगा। उसकी कॉल का नतीजा एक गली से सफ़ेद कार की सूरत में निकला। वो हमारे पीछे लग गई। कुल्फ़ी वाला मकामी था और कार में बैठे 2 अफराद भी मकामी लग रहे थे। मैंने अब्दुल्ला से कहा, इनसे पीछे छुड़ाना होगा, तभी हम अस्पताल की तरफ जा सकते हैं। कोशिश करते हैं। उसने रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, लेकिन मिनी पजेरो का इंजन ज़्यादा ताकतवर नहीं होता। जबकि पीछे आने वाली कार खैबर थी। उसके मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर इंजन और पिकअप रखती थी। अब्दुल्ला से कुछ कहना बेकार था। उसे गाड़ी रखनी नहीं चाहिए थी। हम फैज़ाबाद से निकलकर मरी रोड पर आए और रावलपिंडी की तरफ बढ़े। अब्दुल्ला ने फिर अचानक ये जीप बिलाल कॉलोनी में घुमा दी। ये मुतवज़ दर्जे की लेकिन अच्छी कॉलोनी थी। जो लोग इस्लामाबाद और फैज़ाबाद जैसी महंगी जगहों पर नहीं रह सकते थे, वो बिलाल कॉलोनी में रिहाइश इख्तियार करना पसंद करते थे। मैंने अब्दुल्ला से कहा, ये कहाँ घुस रहे हो? यहाँ गलियों में इनसे पीछा छुड़ा लेंगे क्या? आप देखें कि मैं करता क्या हूँ। अब्दुल्ला जीप घुमाकर कॉलोनी के पास लाया। उसने पार्क का चक्कर लगाया, जैसे मौका देख रहा हूँ। फिर उसने एक पतली गली में गाड़ी घुसा दी। ये 3 मरले वाले घर थे। यहाँ गलियाँ बहुत तंग थी। एक गाड़ी खड़ी कर दी जाती तो उसके बाद जगह मिलनी मुश्किल थी। अब मैं समझ गया कि अब्दुल्ला क्या चाह रहा था। बिलाखिर एक गाड़ी यूं खड़ी मिली कि उसके बराबर से जीप बमुश्किल गुजर सकती थी। अब्दुल्ला ने किसी न किसी तरह रगड़ खाकर जीप गुजार ली। यही नहीं, उसने आगे जाकर जीप रोकी और रिवर्स में लाकर उस पुरानी टोयोटा कार को यूं टक्कर मारी कि वो तिरछी होकर रह गई। जीप को नुकसान हुआ था, मगर धमाके ने अंदर तक इत्तला पहुंचा दी थी। जब तक हम गली के कोने पर पहुंचे और खैबर आई, तब तक अहले खाना अंदर से निकल आए थे। खैबर वाला चिल्ला रहा था कि उन्हें रास्ता दिया जाए, मगर वो अपनी गाड़ी के नुकसान का जायजा ले रहे थे। कैसा रहा? अब्दुल्ला ने पूछा। शानदार, लेकिन जीप का बेड़ा गर्क हो गया। उसकी खैर है, असल काम तो हो गया ना। वो मरी रोड पर आते हुए बोला। कुछ आगे जाकर उसने स्टेडियम रोड से जीप इस्लामाबाद की तरफ मोड़ ली, क्योंकि अस्पताल इस्लामाबाद में था। मैंने अब्दुल्ला से कहा, अगर अरशद अली मर गया तो मुर्शिद के रास्ते का एक कांटा और साफ हो जाएगा। मुर्शिद ने दुश्मनी को पक्का कर लिया है। अरशद के 3 भाई और हैं और फिर उसके बेटे भी हैं। उसे बहुत से रिश्तेदारों से लड़ना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है उसके बुरे दिन आ गए हैं। जनाब, बुरे दिनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक इस बुराई का खात्मा नहीं किया जाए। मेरा भी यही ख्याल है। मुर्शिद जैसे लोग जीते जी अपनी फितरत नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम उसे बराह रास्त निशाना नहीं बना सकते। मुझे यकीन है वो ज़रूर मारा जाएगा। अब्दुल्ला खामोश हो गया। 20 मिनट बाद हम अस्पताल में थे। यहाँ शोबा हादसात से पता चला कि अरशद अली का ऑपरेशन कर दिया गया था और गोली निकाल ली गई थी, मगर वो आईसीयू में था। आईसीयू में जाने की इजाज़त वैसे ही नहीं थी। मैंने अब्दुल्ला से पूछा, यहाँ डॉक्टरों और ख़ास तौर से सर्जनों वाला लिबास कहाँ से मिलेगा? अभी मालूम करता हूँ। उसने करीब से गुजरती क्यूट सी नॉर्मल नर्स को रोका। मिस, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकती हैं सर्जन इंतज़ार हुसैन कहाँ होंगे? सर्जन इंतज़ार? सॉरी, मैं उन्हें नहीं जानती। उन्होंने कहा था कि वो लिबास तब्दील करने वाले हिस्से में होंगे। सर्जन लिबास कहाँ चेंज करते हैं? आप इसी कॉरिडोर में चले जाएं। इसके आखिर में ऑपरेशन एरिया है, वहीं चेंज रूम है। हम उसका शुक्रिया अदा करके उस तरफ रवाना हुए। आईसीयू के मुकाबले में ऑपरेशन एरिया में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। लिबास की तब्दीली की जगह भी आराम से मिल गई। कमरे के दरवाजे पर लिखा था। मैं और अब्दुल्ला बेतकल्लुफ़ी से अंदर दाखिल हुए। वहाँ सिर्फ एक सर्जन था जो सर्जरी का लिबास उतारकर अपना पहन रहा था। वहाँ स्क्रीनें लगी थी जिनके पीछे लिबास तब्दील किया जा सकता था। हमने अपने साइज़ के लिबास मुंतखब किए और उन्हें कपड़ों पर ही पहनकर आखिर में चेहरों पर नकाब भी लगा लिए। मैंने पीकैप कमर में अटका ली थी और सन ग्लास सर पर थे। उसी हैयत कज़ाई में हम आईसीयू की तरफ रवाना हुए। ये काम तवक्को से ज़्यादा आसान साबित हुआ था। ना किसी ने रोका और ना ही चेक किया। मैंने अब्दुल्ला से कहा, तुम कहीं वक्त गुजारना,
जब तक मैं अरशद अली से मुलाकात की कोशिश करूँगा। ठीक है, किसी खतरे की सूरत में मैं आपको खबरदार कर दूंगा। आईसीयू पर तैनात गार्ड ने हमसे कोई तारुज़ ना किया और आराम से दरवाज़ा खोल दिया। किसी से अरशद अली के बारे में पूछने का मतलब था कि मैं अपना भांडा फोड़ दूं, इसलिए मैं ऐसे ही मुख्तलिफ कमरों में झांक कर देखने लगा कि अगर मरीज़ के अलावा कहीं कोई और नज़र आता तो सॉरी कर लेता। मैंने आज तक अरशद अली को देखा नहीं था, मगर मुझे उम्मीद थी कि उसके नक्कूश में मुर्शिद की झलक दिखाई देगी। बिलाखिर मुझे एक मरीज़ पर शुबा हुआ। वो सुर्खो सफ़ेद रंग का तकरीबन 55 बरस का शख्स था। वो बेड पर नींद दराज था। उसके नथनों से ऑक्सीजन की नलकी लगी हुई थी। मैं खामोशी से अंदर गया और उसके सिरहाने रखा चार्ट उठाकर देखा। उस पर अरशद अली लिखा था। मैंने मुतमईन होकर उसे आहिस्ता से आवाज़ दी, अरशद, आंखें खोलो, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? उसने कोई रद्दअमल ना दिया, मगर मैं मुस्तकिल मिजाजी से अपनी बात धीमी आवाज़ में दोहराता रहा। मुझे 12 तजुर्बा हुआ था कि बिल्कुल बेहोश आदमी का लाशोर भी बेदार होता है और वो आवाज़ें सुनता है। अगर आवाज़ें मुसलसल आएँ तो वो शऊर को बेदार कर देता है। इस बार भी मेरा तजुर्बा कामयाब रहा। चंद मिनट बाद अरशद अली की आंखें हिलने लगी और फिर उसने चौंकना शुरू कर दिया। बिलाखिर वो होश में आ गया। उसने आंखें खोली तो उनमें हल्की सी धुंधलाहट थी। वो मस्कन दवा के ज़ेर असर था, इसलिए अभी उसे पूरी तरह होश नहीं आया था। मुझे मजीद 5-10 मिनट कोशिश करना पड़ी, तब कहीं जाकर वो इस काबिल हुआ कि मेरी बात समझ सके। अरशद अली, मैं शहबाज मलिक हूँ, मुर्शिद का दुश्मन, जिसने तुम्हें मरवाने की कोशिश की। अब वो तुम्हारे बेटे राशिद को मरवाना चाहता है। मेरा ये हरबा भी कामयाब रहा। बेटे के नामों से तड़पा दिया। वो तेजी से होश में आ गया। उसने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, तुम सच में शहबाज मलिक हो? याद करो, मैंने एक बार तुमसे फ़ोन पर बात की थी। मैंने उसे कुछ बातों का हवाला दिया जो मैंने उससे की थी। उसे याद आ गया। तुम ठीक कह रहे हो अरशद, मैं बहुत ख़तरा मोल लेकर यहाँ आया हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम्हारा बेटा राशिद और बहू रोमाना हमारे पास महफूज है। वो मुर्शिद से बचते फिर रहे थे। शुक्र है मेरे मौला का, शुक्र है, वरना हमने तो अपने तौर पर उसे बिछड़ा हुआ समझ लिया था। एक इत्तेफाक के तहत वो मेरे पास आया और अब मैं उसकी हिफाजत करूँगा। लेकिन अरशद, तुम्हें मुझसे ताउन करना होगा। कैसा ताउन? वो कसमसाया। वो जिस तरह बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसकी हालत खतरे से बाहर आ गई थी। डॉक्टर ने उसे मस्कन दवा पर रखा था, तकलीफ से बचाने के लिए। दूसरी बात कुछ देर बाद दुरुस्त साबित होने लगी। तुम्हें किसने गोली मारी थी? मुर्शिद ने। वो अपने बदमाशों के साथ हमारे घर घुस आया था। वो रोमाना का मुतालबा कर रहा था। मेरी उसे तल्ख कलामी हुई। उसने अचानक पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। तुम्हारे साथ गार्ड्स भी तो होंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया? मुर्शिद के आदमियों ने उन्हें पहले ही बेबस कर दिया था। सिर्फ यही एक मामला था? नहीं, उसका कहना था कि दरगाह में होने वाली तबाही और असलहा पकड़े जाने में हमारा हाथ है। तुम लोग अब दरगाह के मामलात में शामिल हो? बिल्कुल नहीं। नादिर के मरने के बाद मुर्शिद ने हमें बेदखल कर दिया। अब हम वहाँ कदम भी नहीं रख सकते। हम भाइयों ने फैसला किया था कि अब वहाँ से हम कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, मगर राशिद ने रोमाना को भगाकर मामला ख़राब कर दिया। अब मुर्शिद का रद्दअमल क्या होगा? तुम देख नहीं रहे? मुझे गोली मारने के बाद उसने धमकी दी थी कि अगर 2 दिन के अंदर रोमाना वापस नहीं आई तो हम चारों भाइयों को, पूरे ख़ानदान समेत, वो नेस्तो नाबूद कर देगा। वो ऐसा ही शख्स है। अरशद, वक्त आ गया है कि तुम मेरा साथ दो। हम उस मुजी साहब का सर हमेशा के लिए कुचल सकते हैं। उसने सोचा और फिर सर हिला दिया। तुम असफर से बात करो, वो मेरा छोटा भाई है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद भी है। अरशद ने मुझे भाई का नंबर दिया। इस दौरान में वो बेचैन हो रहा था। फिर उसने कराहना शुरू कर दिया। जब वो नंबर बता रहा था तो उसकी कराहें खासी बुलंद होती जा रही थी। फिर उसने चीखना शुरू कर दिया। मैंने जल्दी से उसके सिरहाने लगा इमरजेंसी कॉल का बटन दबाया और बाहर निकल आया। चंद लम्हों के बाद एक डॉक्टर और एक नर्स नमूदार हुए और तेज़ी से अंदर चले गए। अब्दुल्ला एक तरफ मौजूद था। उसने इशारा किया और हम दोनों तेज़ी से बाहर निकल आए। ऑपरेशन एरिया की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं थी। प्राइवेट वार्ड के खाली कमरे में हमने सर्जनों वाला लिबास और नकाब उतारकर वहीं फेंका और अपने असल हुलिये में टहलते हुए आराम से बाहर निकल आए। बाहर आकर अब्दुल्ला ने पूछा, क्या बात हुई? मैंने उसे खुलासा सुनाया तो वो खुश हो गया। ये अच्छा हुआ कि हमारे पास एक मौका आया। हम मुर्शिद के शरीकों को पूरी तरह उकसाएंगे और उन्हें अपनी मदद का यकीन दिलाएंगे। बिल्कुल, तसादुम जितना ज़ोरदार होगा हमारे लिए इतना ही अच्छा होगा। अब ज़रा भगवाल की तरफ चला जाए। वसीम सादी बीबी को लेकर जा चुका होगा। हाँ, उसने कहा था ये काम आज ही निपटा देगा। हम ज़रा राशिद से बात करेंगे। मरी हाईवे पर शुमाल की तरफ जाने वालों का रश था। खासतौर से बाराकाहू में ट्रैफिक जैम हो रहा था। बमुश्किल हम वहाँ से निकले और सिमली डैम रोड से होते हुए पिंड भगवाल पहुँचे। मौसम यहाँ भी गर्म था, मगर किसी कदर बुलंदी की वजह से उसकी शिद्दत कम थी। हवेली झील किनारे थी, इसलिए वहाँ ठंडक का तासुर था। वसीम के कम से कम 20 दर्जन आदमी झील में गोते लगा रहे थे। हमें देखते ही गेट पर मौजूद मुहाफिजों ने गेट खोल दिया। मैं पहले भी एक बार यहाँ आया था, मगर बहुत थोड़े वक्त के लिए। आज मुझे तफसील से हवेली देखने का मौका मिला। ये पुराने तर्ज तामीर की लेकिन खासी आलीशान हवेली थी। उसमें निचले हिस्से में 10-12 बड़े कमरे थे, जिनमें से 2 तो हॉल नुमा थे।
ऊपर भी 6-7 कमरे थे, फिर तहखाना था और कैदी वहीं रखे जाते थे, मगर रोमाना की वजह से उन दोनों को ऊपरी हिस्से के एक कमरे में रखा गया था। ये बात मुझे अच्छी लगी थी। रोमाना बेशक मुर्शिद जैसे शैतान की बेटी थी, लेकिन वो औरत होने के नाते लायक एहतराम थी। मैं और मेरे साथी उसके साथ को गलत सलूक करना तो रहा एक तरफ, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वसीम शादी को लेकर जा चुका था। उसने 4 आदमी साथ लिए थे और बाकी सब वहाँ मौजूद थे। छांटी के बाद उसने मशकूक अफराद को निकालकर नए आदमी रखे थे। उनकी तादाद 2 दर्जन थी और ये सब लड़ने मरने वाले तरबियत याफ्ता लोग थे। वसीम के अदम मौजूदगी में रईसुद्दीन नामी शख्स उनका इंचार्ज था। वो तकरीबन 30 बरस का खुशरा और तालीम याफ्ता नौजवान था। उसने नए आने वालों का तारुफ कराया। सब मुझसे मिलने के मुश्ताक थे और बास तो अकीदतमंदाना तौर पर मिले। मुलाकात के मरहले से गुजरकर हम अंदर आए। यहाँ बिजली थी, मगर लोड शेडिंग का सिलसिला जारी था, जिसके तदारक के लिए एक ताकतवर जनरेटर मौजूद था, इसलिए अंदर एसी चल रहे थे। हमारी खातिर तवाज़ो लस्सी और पेड़ों से की गई। फिर जामुन और शहतूत पेश किए गए जो हवेली की पैदावार थे। यहाँ आला दर्जे के फलों का एक बाग भी था। रईस ने खाने का पूछा, लेकिन मैंने फ़िलहाल मना कर दिया और रईस से पूछा, उन दोनों को कहाँ रखा गया है? ऊपर जनाब एक बेडरूम दिया है, पूरी तरह ख्याल रख रहे हैं। ये अच्छी बात है। मैं राशिद से मिलना चाहता हूँ, बुलवाता हूँ भी। उसने एक आदमी को इशारा किया जो वहीं मौजूद था। ऊपर जाकर राशिद को लेकर आओ। वो 10 मिनट बाद राशिद को ले आया। रईस अक्लमंद आदमी था। राशिद के आने के बाद वो अपने आदमियों समेत वहाँ से चला गया। राशिद मुतफक्किर लग रहा था। मैंने उसे सामने बैठने का इशारा किया। पहले तो मुझे तुमको एक अफसोसनाक खबर सुनानी है। तुम्हारे पापा अरशद अली पर कातिलाना हमला हुआ है और वो शदीद जख्मी है। उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। नहीं, कब, कैसे? वो बेसाख्ता खड़ा हो गया। ये तो मुझे भी इल्म नहीं, लेकिन ये वाक़या गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान हुआ है। अरशद अली से मैं खुद मिलकर आ रहा हूँ। उसका ऑपरेशन हो गया है, वो ICU में है। राशिद की मुट्ठियाँ भीज गईं। ये काम यकीनन मुर्शिद का है। जो तुम्हारा चाचा और अब ससुर भी है। अब्दुल्ला ने लुकमा दिया। मत कहें उसे मेरा रिश्तेदार। अगर पापा को कुछ हुआ तो मैं। तुम भूल रहे हो, वो रोमाना का बाप है। क्या तुम उसकी परवाह भी नहीं करोगे? राशिद का लहजा मध्यम हुआ, मगर उसमें नफरत मौजूद थी। वो अपने बाप से नफरत करती है। कोई लड़की अपने बाप से कितनी नफरत क्यों ना करे, बहरहाल वो उसकी मौत गवारा नहीं करेगी। मैं राशिद को टेस्ट कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि अगर उसे मुर्शिद के खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका मिले तो वो किस हद तक जा सकता है। अगर वो अपने ससुर का काम तमाम कर सकता था तो ये अच्छी बात थी। इस सूरत में मैं रोमाना को छोड़ दूंगा, उसने हतवी अंदाज में कहा और फिर मुझसे मतलजी लहजे में बोला, आपने पापा को देखा? कैसे थे वो? आपकी बात हुई उनसे? हाँ, बात हुई और अरशद ने बताया कि उस पर गोली मुर्शिद ने चलाई थी। वो अपने गुर्गों समेत तुम्हारे घर में घुसा था और रोमाना की वापसी का मुतालबा करा था। इसी दौरान में दोनों तरफ से गर्मा गर्मी हुई और मुर्शिद ने गोली चला दी जो तुम्हारे पापा अरशद अली की रीढ़ की हड्डी में लगी। उसका ऑपरेशन हो गया है, मगर हालत ठीक नहीं है। मैं उस कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन एक हकीकत है जिसे तुम नज़रअंदाज कर रहे हो। मुर्शिद बहुत ताकतवर है। उसके पास बेशुमार अकल के अंधे मुरीद और ख़तरनाक इश्तिहारी मुजरिम है जो उसके इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। क्या तुम लोगों के पास इतनी क़ुव्वत है कि उससे लड़ सको? राशिद मुरझा गया। नहीं, पहले हम भी गद्दी के मामलात में शामिल थे तो हमारी भी चलती थी, लेकिन जब मुर्शिद ने हमें बेदखल किया तो हमारी ताकत बहुत कम हो गई। मैं उसकी बात समझ रहा था। पहले बेलगाम अंधे मुरीदों की ताकत में उनका भी शेयर था। इसी तरह गद्दी की बेबहा आमदनी में भी उन्हें हिस्सा मिलता था, मगर अब वो इन दोनों चीज़ों से महरूम हो गए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो बिल्कुल ही गए गुजरे थे। दौलत की उनके पास भी कमी नहीं थी, मगर उनके पास वो जहन नहीं था जो मुर्शिद के पास था और जिसे सिर्फ अपना मफाद अजीज़ था। उस पर वो भाई को भी कुर्बान कर सकता था और बेटी को भी, वरना उनकी बेटी के लिए उसके चाचा के घर से अच्छा घर और कौन सा हो सकता था। मैं राशिद की बात पर चौंका। वो कह रहा था, प्लीज़ मुझे जाने दे। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। तुम कतई महफूज नहीं हो। मुर्शिद के हज़ारों मुरीद तुम्हारी तलाश में है और मज़ीद ये कि तुम्हारे पूरे ख़ानदान को, यानी चचाओं समेत पूरे ख़ानदान को मुर्शिद ने बुरे अंजाम की धमकी दी है। खुद उसके बुरे दिन करीब आ रहे हैं। वो समझता है कि ख़ानदान को काट कर खुद अकेले हुकूमत कर लेगा। यह ख़ानदान की क़ुव्वत थी जो वो इस मकाम पर पहुँचा। राशिद ने तल्ख़ लहजे में कहा, मैं तुमसे मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन फ़िलहाल ताकत का तवाज़ुन उसके हक़ में है और तुम लोगों की बचत इसी में है कि उससे दूर रहो। अभी तुम लोगों को खुद को मजबूत बनाना है और ऐसे इत्तेहादी तलाश करने हैं जो मुर्शिद के खिलाफ तुम्हारी मदद कर सकें। उसने चौंक कर मुझे देखा। आप भी तो मुर्शिद के दुश्मन हैं? हाँ, लेकिन फ़िलहाल मैं तुम लोगों का इत्तेहादी भी नहीं हूँ। हमारे दरमियान दुश्मनी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल दोस्ती भी नहीं है, पर हो तो सकती है। तुम अभी बच्चे हो, उन मानों में नहीं, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से शादी तक कर चुके हो, मगर अपने बड़ों के आगे बच्चे ही हो, इसलिए तुम्हारी बात की अहमियत नहीं होगी। आप मेरे बड़ों से बात कर सकते हैं। अरशद अली ने अपने छोटे भाई असफर का नंबर दिया था। उसका कहना है कि उसके बाद उसी की अहमियत है।
जी। हम में असफर चचा ही पापा के बाद अहमियत रखते हैं। वो शुरू दिन से मुर्शिद के खिलाफ थे और उनका कहना था कि अगर हमने गद्दी में अपना हिस्सा बरकरार ना रखा तो मुर्शिद एक दिन हमें निकाल बाहर करेगा, और ऐसा ही हुआ। मैं असफर से बात करने जा रहा हूँ। मैंने उसका नंबर दोहराया। क्या उसका ये पुराना नंबर है? खासा पुराना, मेरा ख्याल है उनके पास शुरू से यही नंबर है। मैंने असफर का नंबर मिलाया। चंद बेल्स के बाद उसने कॉल रिसीव कर ली। मैंने बिला तमीद कहा, असफर, मैं शहबाज मलिक बात कर रहा हूँ। तुम्हारा नंबर महफूज नहीं है। मैं जिस नंबर से कॉल कर रहा हूँ इस पर कोई ऐसा नंबर SMS करो जो महफूज हो, यानी तुम्हारे इस्तेमाल में ना हो। शहबाज मलिक? उसने मुस्तरिब लहजे में कहा, तुम भाईजान से मिलने गए थे? हाँ, उसी ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया है। नंबर भेजो, मगर उसी महफूज नंबर से भेजना, अपने नंबर से नहीं। मैंने कॉल काटी और राशिद की तरफ देखा। उस तक इत्तला पहुंच गई है कि मैं अरशद से मिला हूं। यह तो मोबाइल नंबर है, ये कैसे गैर महफूज हो सकता है? राशिद ने हैरानगी से पूछा। तुम नहीं समझोगे, इसकी ऑब्जर्वेशन तो और आसान है, खास तौर से मुर्शिद जैसे लोगों के लिए। 1 मिनट बाद ही अजनबी नंबर से कॉल आने लगी। मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ असफर ही था। बहुत बुरा हुआ है, तुम्हारे जाने के बाद भाईजान की हालत बिगड़ गई। और वो असफर रोने लगा। मैंने बेसाख्ता इन्ना लिल्ला पड़ी तो राशिद का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो अपनी जगह से उठकर इस्तरारी अंदाज में मेरे पास आ गया। मैंने नरमी से उसके शाने पर हाथ रखकर उसे अपने पास बिठा लिया और असफर से कहा, मुझे सचमुच अफसोस हो रहा है। असफर ने खुद पर काबू पाते हुए भर्राई आवाज में कहा, हम इतनी मुश्किल में हैं कि अपने भाई की लाश को भी खुद लेने नहीं जा सकते। कोठी से बाहर जाने वालों की जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती। दूर के कुछ रिश्तेदार लाश लेने के लिए गए हैं। तुमने पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ मांगा है? इस इलाके की पुलिस तो मुर्शिद के गुलाम है। यूं समझ लो कि वो उसके वर्दी वाले मुरीद हैं। मैंने एक वाकिफ़कार SP से बात की है। मुमकिन है हमें जनाजे के लिए पुलिस गार्ड दिया जाए। तुमने मुझे बुरी खबर सुनाई है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तुम्हारा भतीजा राशिद मेरे पास है और बिल्कुल महफूज है। क्या वो तुम्हारे पास है? क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? बिल्कुल, लो बात कर लो। मैंने मोबाइल राशिद को थमा दिया और उसने असफर से बात करते रोना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो धाड़े मार मार कर रो रहा था। मैं वहीं रहा, लेकिन उसकी धाड़ों में मदाखलत नहीं की। उसे अपने बाप का सोग मनाने का हक हासिल था। अब्दुल्ला खामोश बैठा था। आवाज़ें सुनकर रईस ने अंदर झांका, मगर सब मामूल के मुताबिक पाकर वापस चला गया। चंद मिनटों बाद राशिद का रोना सिसकियों में बदल गया। फिर उसने मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। असफर ने मुझसे कहा, यह नादान लड़का घर आने की बात कर रहा है, जो इन हालात में बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। मुर्शिद के कुत्ते पागलों की तरह इसकी और रोमाना की तलाश में है। आई एग्री, इसका जनाजे में जाना भी मुनासिब नहीं होगा, मैंने कहा और कॉल काटकर मोबाइल बंद कर दिया। नहीं, मैं अपने बाप के जनाजे में जाऊंगा, राशिद ने जोर देकर कहा। उसकी आंखें और नाक जरा देर में सुर्ख हो गई थी। मैं किसी से नहीं डरता। यह तुम्हारे बड़ों का फैसला है। अरशद के बाद अब असफर और दूसरे ही तुम्हारे बुजुर्ग हैं। क्या तुम उनका फैसला मानने से इनकार कर रहे हो? उसने बेबसी से मुझे देखा। मैं कितना बदबख्त बेटा हूं जो बाप के जनाजे को कंधा भी नहीं दे सकेगा। दुनिया में ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं, और कंधा ना देने का मतलब ये नहीं होगा कि तुम्हें अपने बाप से मोहब्बत नहीं है। मुर्शिद तुम्हारी जान का दुश्मन हो रहा है। उसे मालूम है कि तुम जनाजे में शरीक होने की पूरी कोशिश करोगे, इसलिए उसके कातिल वहाँ मौजूद होंगे। अगर तुम मारे गए तो ये मुर्शिद की एक और फतह होगी, जबकि तुम्हें अभी उससे अपने बाप का इंतकाम लेना है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसने दांत पर दांत जमा कर कहा। इसके लिए ज़रूरी है कि तुम खुद भी जिंदा रहो। मुर्शिद मेरे भाई का कातिल है। अगर मैं तुम्हारी तरह जज्बाती होकर उसे कत्ल करने की कोशिश करता तो अब तक खुद कब्र में होता। मैं भी अपने भाई के जनाजे में शरीक नहीं हो सका था। पर मैं क्या करूं? मेरे अंदर एक आग सी लगी है। उसे संभाल कर रखो, यही आगे चलकर तुम्हारे काम आएगी। मैं खड़ा हो गया। अब तुम आराम करो। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि रोमाना से तुम्हारा रवैया तब्दील नहीं होगा। उसका सिवाय इसके और कोई कसूर नहीं है कि वो मुर्शिद की औलाद है। मैं समझता हूँ और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अगर नहीं करता तब भी इतने घटियापन का मुजाहरा नहीं करता कि उसके बाप का बदला उससे लो। मैंने मुतमईन होकर सर हिलाया। फिलहाल तुम यहीं रहो, बाहर जाने से गुरेज करो। ये जिन लोगों का सेटअप है वो इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि तुम यहाँ की लोकेशन से वाकिफ़ हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी। मैं और रोमाना कमरे तक रहेंगे। गुड, यहाँ तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर मुर्शिद की तरफ से सुराग लगाने का डर ना होता तो मैं तुम्हें राब्ते के लिए कोई मोबाइल भी दे देता, मगर ये बहुत रिस्की है। कई बार मुझे भी इसी वजह से नुकसान उठाना पड़ा कि मोबाइल ट्रेस हो गया या कॉल पकड़ी गई थी। ये वक्त सब्र से गुजारो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें इसका सिला अच्छा ही मिलेगा। मैं और अब्दुल्ला बाहर आए और वापस शहर की तरफ रवाना हो गए। मैंने अब्दुल्ला से पूछा, तुमने मस्जिद को बंदोबस्त किया है? मेरी मुराद किसी और रिहाइश से है। उसने सर हिलाया। उधर अपारा में एक फ्लैट लिया था, मगर उसे इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आई। वो ऐसे ही पड़ा है। फर्निश्ड है मगर छोटा है। कितना छोटा? बस 2 कमरे और एक लाउंज है। हम 3 के लिए काफ़ी है।
मैंने कहा और सफ़ीर को कॉल की। वहाँ से निकाला, मगर ख्याल से निगरानी हो रही है। टॉर्च देकर आना। कहाँ आना है? आप पारा की तरफ आ जा। और ये जो सामान है यहाँ वो? सफ़ीर ने कहा। उसका इशारा असलहे की तरफ था। हल्का फुल्का साथ रख ले, बाकी शाजी के हवाले करके आ जा। शाम का वक्त था। अब्दुल्ला ने जिन्ना सुपरमार्केट के पास गाड़ी रोकी। दिन की गर्मी के बाद अब मौसम बेहतर था और इसी वजह से मार्केट के खाने पीने वाले हिस्सों में रश शुरू हो गया था। अब्दुल्ला मेरे और अपने लिए आइसक्रीम फालूदा ले आया। हम गाड़ी में उससे लुत्फानंदोज़ होने लगे। अब्दुल्ला ने कहा, क्या ख्याल है, इन लोगों की मदद की जाए? फिलहाल सिर्फ ज़ुबानी कलामी कहने से हमारे हलीफ नहीं बन जाएंगे, और मसला है गद्दी के दुश्मनों का। मुर्शिद ने अपने अक़ीदतमंदों में हमें गद्दी का दुश्मन बना दिया है, इसलिए जो भी आएगा वो हमसे दुश्मनी निभाने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए इन पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते। मैं समझ गया, अब्दुल्ला ने कहा। हमें जो करना है बहुत सोच समझ कर और अपने हाथ पांव बचाकर करना है। बिल्कुल, मुर्शिद का ख़ानदान एतबार के लायक नहीं है। अभी इन पर मुश्किल आई है तो ये मजलूम बन रहे हैं, वरना इनकी फितरत भी मुर्शिद से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी। जब गद्दी इनके हाथ आएगी तो ये सब भी वही करेंगे जो मुर्शिद करता आया है। मेरा ख्याल है हमारे लिए एक मौका होगा। मुर्शिद के गुर्गे जनाजे के मौके पर मौजूद होंगे और हम उनको ताड़ सकते हैं। तुम्हारा मतलब है हमें वहाँ मौजूद होना चाहिए? हमें नहीं, क्योंकि हम जाने पहचाने लोग हैं। हाँ, हमारे आदमी उनके लिए अजनबी होंगे, वही आम लोगों की तरह जनाजे में शरीक हो सकते हैं। ऐसा मुमकिन है, लेकिन किसी गड़बड़ या मार धाड़ की सूरत में उन्हें क्या करना चाहिए? सिर्फ अपना बचाओ। अब्दुल्ला ने तजवीज़ पेश की। उलझने से उनके पकड़े जाने और शनाख्त सामने आने का मसला हो सकता है। गुड, ये तजवीज़ काबिल गौर है। मैंने मोबाइल निकालकर असफर अली को कॉल की। उसके बजाय किसी और ने कॉल रिसीव की। असफर से बात कराओ। आप कौन है जी? बोलने वाले ने देहाती लहजे में कहा, एस मलिक। असफर समझ जाता कि एस से मुराद शहबाज है। 1 मिनट बाद वो कॉल पर था। जनाजा कब होगा? परसों, जुमे के बाद दोपहर में। क्या तुम आओगे? मुर्शिद का हर आदमी मुझे पहचानता है। क्या राशिद से बात हो सकती है? उसकी माँ तड़प रही है। मुझे उसका दुख का एहसास है, मगर ये बहुत रिस्की होगा। मुर्शिद उसकी तलाश में है और हमारी ज़रा सी बेहतियाती से वो उसका सुराग लगा लेगा। दूसरी बात यह कि अब मैं उस जगह नहीं हूँ। जब जाऊँगा तो राशिद से बात करा दूंगा। मैं समझता हूँ, मगर भाभी ये बात समझने को तैयार नहीं है। उन्हें बहलाते रहो। राशिद और रोमाना जहाँ हैं बिल्कुल महफूज हैं। रोमाना? वो हुर्राया। ये सारा अजाब उस लड़की की वजह से आया है। इस मामले में राशिद बराबर का फरीक है। मैंने उसे याद दिलाया, वो तो नादान लड़का है, उसे उस लड़की ने फंसाया है। हमने राशिद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर रोमाना का भूत सवार हो गया था। असफर के लहजे का बुक्स बता रहा था कि वो और बाकी ख़ानदान रोमाना के बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखता। बहरहाल जो होना था वो हो गया। नहीं, जो अब होगा वो दुनिया देखेगी। हम भाईजान की कब्र की मिट्टी सूखने नहीं देंगे। असफर का लहजा ख़तरनाक हो गया। ख्वाहिश तो मेरी भी यही थी कि मुर्शिद ख़ानदान आपस में लड़ मरे, लेकिन ज़ुबानी कलामी मैंने उसे ठंडा रहने को कहा। बहरहाल वो समझने वाले लोगों में से नहीं था। उसने मुझसे मुतालबा किया कि वो जब कहे हम राशिद को उसके हवाले कर दें। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, जाहिर है वो अब कैद में नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि वो महफूज जगह है। मैं भी तभी समझूंगा जब उसकी हिफाजत खुद कर सकूँ। शहबाज, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। फ़िलहाल ये मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद छुपता फिर रहा हूँ। सिर्फ मुर्शिद नहीं, मेरे और भी दुश्मन हैं। तुम मौका निकाल सकते हो। मुर्शिद का खात्मा बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। ये तो है, लेकिन मैं उजलत में कोई कदम नहीं उठा सकता। मुझे अपने साथियों से मशवरा करना होगा। मैंने टालने वाले अंदाज में कहा, ठीक है, तुम मशवरा कर लो, फिर बात करते हैं। उसने कहा और कॉल काट दी। उसी लम्हे मोबाइल ने बैल दी। ये सफ़ीर था। उसने कॉल रिसीव होते ही कहा, कहाँ मसरूफ़ था? मैं 10 मिनट से कॉल कर रहा हूँ। बताऊँगा। तू किधर है? आप पारे पहुँच गया हूँ, एक टैक्सी में हूँ। बस तो उसी के साथ जनासों पर आ जा, हम यहीं हैं, अब्दुल्ला की गाड़ी में। सफ़ीर ने कहा और कॉल काट दी। मुझे इत्मीनान हुआ कि वो भी वहाँ से निकल आया था। 10 मिनट बाद वो एक टैक्सी से उतरा और सड़क पार करके पार्क में खड़ी एक मिनी पजेरो की तरफ बढ़ा। ये अब्दुल्ला जैसी थी, मगर हम तो मुखालिफ सिंत में थे। मैं सफ़ीर को कॉल करने जा रहा था कि मेरी नज़र टैक्सी वाले पर पड़ी और मैं चौंक गया। ये वही कुल्फ़ी वाला था जो मेरे पीछे आया था। मैंने जल्दी से सफ़ीर को कॉल की। उसने कॉल रिसीव की, क्योंकि वो देख चुका था कि जीप खाली है और उसे अब हमारी तलाश थी। सफ़ीर ने आसपास देखते हुए कहा, कहाँ हो तुम दोनों? अबे अहमक, आसपास मत देख, तू निगरानी करने वाले को साथ लगा लाया है। वो चौंका। क्या मतलब? बेटे, यही टैक्सी वाला तो निगरानी करा था। पहले कुल्फ़ी बेच रहा था और अब टैक्सी वाला बन गया है। ओह, तभी तो मैं हैरान हुआ कि मैं इतनी आसानी से कैसे निकल आया और टैक्सी वाले को वीरान सड़कों पर घुमाता रहा। मुझे क्या पता था कि मैं निगरानी करने वाले को साथ ले आया हूँ।
सफ़ीर ने खिफ़त से कहा। वो भी दिल में हंस रहा होगा। बहरहाल वापस जा और इसे गन पॉइंट पर लेकर यहाँ से निकल जा। पर कहाँ? बाहर निकल, फिर इसे जीप में मुंतकिल कर लेंगे। हम तेरे पीछे हैं। सफ़ीर ने सर हिलाया और दोबारा टैक्सी वाले की तरफ बढ़ा, जो बज़ाहिर तो किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा था, मगर दर हकीकत वो सफ़ीर की निगरानी कर रहा था। सफ़ीर ने उससे कुछ बात की और दरवाज़ा खोलकर पीछे बैठ गया। टैक्सी हरकत में आई और अब्दुल्ला ने जीप स्टार्ट की। हम उसके पीछे रवाना हुए। अब्दुल्ला बोला, इसके बारे में कुछ सोचा है? ऐसे भगवाल पहुंचाना है। वो मुस्कुरा दिया। आज ही के दिन दूसरा ट्रिप होगा। जगह बुरी नहीं है, यहाँ तो बहुत गर्मी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद टैक्सी इस्लामाबाद के G6 सेक्टर से कश्मीर हाईवे और मरी हाईवे को मिलाने वाले लिंक पर मुड़ गई। उस सड़क पर कुछ आगे रावल टाउन था। सफ़ीर अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहा था। हाईवे पर रश होता है और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फ़ौरन पुलिस आ जाती है, इसलिए कोई आम इलाका ही मुनासिब था। टैक्सी रावल टाउन के पास से होती हुई लखवाल की तरफ मुड़ गई और फिर मुनासिब जगह रुक गई। मुनासिब यूँ कि वहाँ सड़क के दोनों तरफ झाड़ियाँ थीं और सड़क सुनसान थी। शाम के झटपटे में मंजर धुंधला रहा था। मैं और अब्दुल्ला उतरकर टैक्सी तक आए, जहाँ ड्राइवर दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखे बैठा था। मैंने उसे दरवाज़ा खोलकर नीचे खींच लिया। बेटा, आप आए हो ना चक्कर में? सफ़ीर ने उसे पहले ही हैंड्स अप किया हुआ था। मैंने उसकी तलाशी ली। उसके पास से एक अदद पिस्तौल, एक मोबाइल और एक छोटा वॉकी टॉकी नुमा आला निकला। मैंने मोबाइल और वॉकी टॉकी दोनों की बैटरियां निकाल ली। इसके अलावा भी बारीक बीनी से जायजा लिया। उसके पास से मज़ीद कुछ नहीं निकला था, मगर मुझे खदशा था कि उसके जिस्म में भी फाजली की तरह कोई निशानदेही करने वाला आला ना छुपा हो। टैक्सी उसकी अपनी थी, क्योंकि बुक में उसी का नाम था और उसके पास ID कार्ड और शनाख्ती कार्ड भी था। मुझे ज़रा ताज्जुब हुआ, क्योंकि इस किस्म के काम करने वाले शनाख्ती कागजात लिए नहीं फिरते। उसका नाम सैयद करमान शाह था। नक़ूश से वो कश्मीरी लग रहा था। हमने उसे जीप के पिछले हिस्से में बैठाया। उसकी टैक्सी लॉक करके वहीं छोड़ दी। सफ़ीर उसके साथ बैठ गया। हमारा रुख एक बार फिर भगवाल की तरफ था। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूँ तुम किन के लिए काम करते हो। क्या तुम्हें किसी किस्म का कोई इंजेक्शन लगाया गया था? उसके चेहरे पर एक लम्हे को हैरत नजर आई, मगर उसने फौरन नफ़ी में सर हिला दिया। मैंने गहरी सांस लेकर रईसुद्दीन को कॉल की। एक बंदा ला रहे हैं, उसे चेक करना है। उसके जिस्म में कोई बग ना हो। कोई बग हुआ तो उसे तलाश किया जा सकता है, आप ले आइए उसको। उसने जवाब दिया, मगर मुझे काम रिस्की लगा। अगर उसके जिस्म में मौजूद बग एक्टिवेट था तो उसकी मदद से आखिरी लोकेशन का पता किया जा सकता था। मैंने रईस से कहा, तुम बंदा सामान समेत पीछे सड़क पर भेज दो, हम आ रहे हैं। ओके जी, बंदा अभी 2 मिनट में निकलता है। सूरज डूबने के बाद अंधेरा छा रहा था। सिमली डैम सड़क पर कुछ देर बाद मुखालिफ सिमत से एक गाड़ी नमूदार हुई। अब्दुल्ला ने जीप सड़क के किनारे रोक ली। आने वाली गाड़ी से वसीम के 2 आदमी उतरे। उनमें से एक ने ब्रीफकेस थाम रखा था। मुझे शम्स कहते हैं जनाब, किसे चेक करना है? इसे। शायद इसे इंजेक्शन से बग किया गया है। अगर वो सिग्नल दे रहा है तो 1 मिनट में पता चल जाएगा। शम्स ने कहकर ब्रीफकेस खोला, जो असल में किस्म का कंप्यूटर था। उसे ऑन करके उसने एक माइक नुमा आला निकाला और हमसे कहा, सब अपने मोबाइल और दूसरे वायरलेस आलात बंद कर दें। सब ने ऐसा ही किया। शम्स करमान को सड़क पर गाड़ियों से ज़रा दूर ले गया। वो आला फेर कर देख रहा था। मैंने देखा वो जिस्म के जिस हिस्से पर आला फेर रहा था उसका ग्राफ कंप्यूटर स्क्रीन पर आता जा रहा था। जैसे ही उसने आला करमान के बाएं हाथ पर किया, उसकी कोहनी से ज़रा नीचे एक सुर्ख धब्बा रोशन हो गया। शम्स ने कहा, दैट्स इट, बग है। अब्दुल्ला ने करमान का बाजू खींचकर सीधा किया और शम्स के साथ आने वाले ने एक छोटा लेकिन नोकीला चाकू निकाल लिया। कहाँ है? शम्स ने उंगली रखकर बताया, यहाँ। उसके साथी ने अब्दुल्ला और सफ़ीर से कहा, इसे मजबूती से पकड़ें। करमान दहशत ज़दा नजर आ रहा था। जैसे ही चाकू की नोक उसकी खाल में उतरी, उसने चीख मारने के लिए मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि आवाज़ निकलती मेरा हाथ आकर उसके मुंह पर जम गया। वो मचल रहा था, मगर 3 अफराद की गिरफ्त में कुछ कर नहीं सकता था। चाकू वाले ने 1 मिनट में बग तलाश करके निकाल लिया। शम्स टॉर्च से रोशनी दिखा रहा था। खून आलूद बग सड़क पर गिरा तो ये मुश्किल से कलौंजी के दाने जितना बड़ा था। शम्स ने उसे आले से चेक किया। मैंने कहा, मजीद चेक करो, हो सकता है उसके जिस्म में मजीद बग छुपाए गए हों। ओके, मैं चेक करता हूँ। शम्स ने एक छोटे से पत्थर से बग को कुचल दिया और फौरन ही कंप्यूटर स्क्रीन से उसका सिग्नल गायब हो गए। उसके बाद शम्स ने उसको दोबारा मुकम्मल तौर पर चेक किया, मगर उसके जिस्म में मजीद कोई बग नहीं था। सफ़ीर ने अपना रुमाल निकालकर करमान के बाजू पर बांध दिया। जख्म मामूली से था, 2-3 दिन में भर जाता। शम्स और उसका साथी अपना सामान समेटकर अपनी गाड़ी में चले गए। हमने करमान को दोबारा जीप में बैठाया और हवेली की तरफ रवाना हो गए। रईस हमारी इतनी जल्दी आमद पर फिर खुश था। उसने हाथ मिलाते हुए करमान का इस्तकबाल किया और हमसे कहा, बहुत दिन से फारिग बैठे थे, अब ज़रा मसरूफियत रहेगी। बिल्कुल, ऐसे ख़ास प्रोटोकॉल दो, पूछ कर ज़रा देर बात करेंगे। मैंने मायनेखेज़ अंदाज में कहा। वो समझ गया। ऐसा तैयार करूँगा कि आप बाद में सवाल करेंगे, ये जवाब पहले ही दे देगा।
किरमान को तहखाने पहुंचा दिया गया। रईस ने खाने पर रुकने का इसरार किया और हम मान गए, क्योंकि वो लोग कबायली अंदाज में बकरे की सब्जी बना रहे थे। बकरा यहीं से खरीदा गया था और उसकी खाल उतारकर अंदर से सब निकालकर उसमें उबले चावल भरकर उसे जमीन में दबाकर ऊपर अंगारे दहका दिए गए थे। आमतौर से डिश रात में पकती है, मगर उन्होंने दिन में बनाई थी और रात के खाने तक ये तैयार हो गई थी। सब्जी के साथ उसी मरहूम बकरे की बाक़ियात का कटाकट भी बनाया गया था, जो तंदूरी नान के साथ पेश किया गया। खाने के बाद कहवे से शुगल करने के बाद मैंने रईस से पूछा, गिरफ्तार शुदा का क्या हुआ? तहखाने में इस तरह उल्टा लटका है कि उसके चारों हाथ पांव जंजीरों से बंधे हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव आ रहा है। यकीनन अब तक उसका हशर हो गया होगा। मुझे उस पोस्ट का ज़ाती तजुर्बा था। यह बिना किसी तशद्दुद के अजियत देने का बहुत ही खौफनाक तरीका था। मैं सोच सकता था कि किरमान का क्या हशर हुआ होगा, क्योंकि खासी देर हो गई थी। कहवे के बाद मैं और अब्दुल्ला नीचे पहुंचे। सफ़ीर ने एक पुरतकल्लुफ़ डिनर के बाद किसी हंगामा आराई में शामिल होने से इनकार कर दिया। दिन में तहखाना ज़रा ठंडा होता होगा, मगर रात के वक्त वहाँ मौसम ज़रा गर्म था। फिर रईस ने उसके एग्जॉस्ट फैन भी बंद करा दिए थे। उल्टे लटके किरमान को ये गर्मी यकीनन बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था। हमें देखकर वो बिलबिलाया, खुदा के लिए मैं मर रहा हूँ, मुझे उतारो। इतनी जल्दी नहीं मरोगे, उतारने पर गौर किया जा सकता है, अब्दुल्ला ने कहा। मैंने उसकी तायद की, बशर्ते कि कुछ सवालों के दुरुस्त जवाब दो। पूछे जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तुम किस लिए हमारी जासूसी कर रहे थे? मुझे जाहिद ने काम पर लगाया है। कौन जाहिद? उसने ताज्जुब से मुझे देखा। आप तो कह रहे थे कि आप जानते हैं कि मुझे किसने भेजा है। हम उस शख्स को जानते हैं, उसके छोटे मोटे गुर्गों को नहीं। तुम्हारे जिस्म में चिप किसने लगाई थी? चिप क्या जी? वो इंजेक्शन जो लगाया था उसकी बात कर रहा हूँ। पता नहीं जी, वो आदमी जाहिद के साथ आया था, उसने मुझे इंजेक्शन लगाया था। वजह क्या बताई? कुछ नहीं। जाहिद कौन है? उधर राजा बाजार में उसका डेरा है, बदमाश है, दुकान वालों से भत्ता लेता है, डाके भी मारता है। मैंने अब्दुल्ला की तरफ देखा। ये तो कोई मामूली सा लफंगा है। उसे मारे गोली, हम जानते हैं कि ये कौन लोग हैं। इसे भी मारकर यहीं दफन कर देते हैं। हाँ, कुछ अता पता तो है नहीं इसका, बेकार बनता है, ठिकाने लगा दो इसे। मैंने सारे लाया तो वो बिलबिला दिया, मेरा कसूर जी, मैं तो मामूली सा आदमी हूँ। तभी बेकार हो, अगर कुछ जानते तो हम छोड़ने का सोचते भी। अब्दुल्ला ने पिस्तौल निकाला तो उसके होश उड़ गए। वो जल्दी से बोला, एक ख़ास बात है जी, मैंने बताई नहीं थी। वो क्या? वो जी इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे एक जगह ले गए थे। अब्दुल्ला ने उसके सर पर पिस्तौल की नाल मारी। उसने हाथ हल्का रखा था, मगर उसे यकीनन दिन में तारे नजर आ गए थे। वो सर झटक रहा था। जब उसके हवा ज़रा बहाल हुआ तो अब्दुल्ला ने कहा, पहले क्यों नहीं बताया? मैं कैसे बताता जी, वो बहुत जालिम लोग हैं। जाहिद ने कहा था कि मैंने इस बारे में ज़ुबान खोली तो वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे बीवी बच्चों को ज़रूर काट कर रख देंगे। हम बीवी बच्चों को तो कुछ नहीं कहेंगे, मगर तुम्हें ज़रूर गाड़ कर मार देंगे। अब्दुल्ला ने पिस्तौल लहराया तो उसकी परफॉर्मेंस काबिल दाद थी। वो करमान को अच्छा खासा दहशत ज़दा करने में कामयाब रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया, वो तुम्हें इस्लामाबाद ले गए थे? वो चौंका, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा ना, उनके बारे में जानते हैं। मैंने कहा और उसे डेविड शाह की कोठी की लोकेशन बताई। उसने सर हिला दिया, बिल्कुल, मुझे वहीं ले गए थे। वहाँ तुमने इंजेक्शन लगाने वाले के अलावा और किसको देखा था? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने वहाँ एक अजीब आदमी देखा था। अजीब से मुराद? वैसे तो वो लंबा तड़ंगा और बॉडी बिल्डर टाइप का था जी, लेकिन उसके दोनों हाथ बहुत लंबे और किसी दरख्त की शाख की तरह थे। मैं चौंका, तुम्हारा मतलब है कि वो एबनॉर्मल किस्म का शख्स था? नहीं जी, बिल्कुल नॉर्मल था। जब तक मैं वहाँ रहा वो निगरानी करता रहा था जी। उसका अंदाज बड़ा खौफनाक था, बोलता भी था तो लगता था भी फाड़ खाएगा। वो शायद डेविड शाह का कोई मुहाफिज था। मैंने सोचा और उससे मजीद सवाल किए, मगर उसे इससे ज़्यादा का पता नहीं था। मैंने निगरान को बुलवाकर उसकी टांगें खुलवा दी, लेकिन हाथ बदस्तूर जंजीर से बंधे हुए थे। वो ढेर हो गया था, क्योंकि इतनी देर तक उल्टा लटका रहने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी आर्जी तौर पर मफलूज हो गई थी। उसे खाना पानी की हिदायत देकर हम ऊपर आ गए। अब्दुल्ला मायूस था। उसने मुझसे कहा, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। होगा यार, इतनी जल्दी किस बात की है? मैंने कहा, और हम ऊपर बाग में निकल आए। मौसम अच्छा हो रहा था। रईस खिदमत गुजारी पर आमादा था। उसने फिर हमारी लस्सी बनवाई। सफ़ीर अंदर खराटे ले रहा था। मैं और अब्दुल्ला रईस के साथ गपशप करते रहे। इसी अवस्था में हवेली का गेट खुला और 2 गाड़ियां अंदर आईं। एक से वसीम उतरा, दूसरे में उसके साथ जाने वाले थे। मुझसे सलाम दुआ करके वो अंदर चले गए। वो आज ही वापस आ गया था। सलाम दुआ के बाद उसने बताया कि वो शाम तक मियाँ वाली पहुँच गए थे।